गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के? आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो चलिए, आज एक और हम एक बेहतरीन सेशन लेके आए हैं आप सभी योद्धाओं के लिए, जो कि रात रात भर जाग के मेहनत कर रहे हैं और अपने लक्ष्य के प्रति एकदम ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं। गुड इवनिंग रविंद्र जी, अंकित सिंह जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये बेहतरीन सेशन। देर हुई आने में, शुक्र है कि आप आ गए। अभी कहाँ देर हुई यार, अभी तो सुबह हुई है। अभी तो बैंक से आके जस्ट मुंह हाथ धो के रिफ्रेश हुए हैं। अभी तो रात बाकी है अपने लिए। अपने लिए तो दिन हुआ है। चलिए, तो यहाँ पर कुछ रिस्क के बारे में आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बैंक में बहुत सारे प्रकार की रिस्क होती हैं, है ना। कि कुछ क्रेडिट रिस्क होती हैं, कुछ मार्केट रिस्क होती हैं, कुछ ऑपरेशनल रिस्क होती हैं, और कुछ मिसलेनियस रिस्क भी होती हैं। यहाँ पर प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ रिस्क इज एसोसिएटेड विद द फील्ड इंटरनल प्रोसेस, मैन पावर या मिस्टेक? जी श्वेता जी, इट्स ऑपरेशनल। रविंद्र जी, सभी लोग बोल रहे हैं ऑपरेशनल जी, सी को लॉक कर दिया जाए। तो अगर मैन पावर के द्वारा या किसी इंटरनल प्रोसेस के द्वारा अगर कोई गलती होती है, तो हम उसको ऑपरेशनल रिस्क कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब, उसको हम ऑपरेशनल रिस्क कहते हैं। ये टाइप्स ऑफ बैंक रिस्क आपके सामने दिखाई दे रही हैं। क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट रिस्क में आता है काउंटर पार्टी रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क और कंट्री रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क है ह्यूमन के द्वारा की गई गलती, ह्यूमन रिस्क, आईटी सिस्टम रिस्क और प्रोसेस रिस्क। मार्केट रिस्क में होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क, इक्विटी रिस्क, करेंसी रिस्क और कमोडिटी रिस्क। आप इस जो रिस्क दिया हुआ है टाइप ऑफ बैंक रिस्क रिस्क का, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपनी डायरी में भी इसी तरीके से आप नोट कर लीजिए, है ना। ये आपको हमेशा, आप जब स्क्रीनशॉट ले लेंगे वो तो बहुत अच्छी बात है, पर जब इस चार्ट को आप अपने तरीके से भी अगर बनाएंगे, तो वो रिस्क आपको याद रहेगी कि ये रिस्क किस में थी। ठीक है। तो मेरी ये गुजारिश है आपसे कि इसको आप अपने हाथ से जरूर बनाइएगा। मेरी वॉइस क्लियर है आप सभी लोगों को? Okay. Then in the case where there is a erosion in the value of security and the realizable value of the security is less than 50% of the value assessed by the bank or accepted by RBI at the time of last inspection, as the case may be, such NPA may be straight away classified under which category? अगर कोई सिक्योरिटी इरोजन हो रहा है और सिक्योरिटी इरोजन जो है वो 50% से कम हो गया, मतलब जो भी सिक्योरिटी थी वो 50% से कम हो गई। जी बिल्कुल रोहित पांडे जी, इट्स अ डाउटफुल असेट। बिल्कुल बिल्कुल सही, इट्स अ डाउटफुल असेट। तो वो असेट कौन सा हो जाएगा? डाउटफुल असेट, अगर 50% से कम हो गई सिक्योरिटी, है ना। वो कई कारण होते हैं सिक्योरिटी इरोजन के, है ना, उसमें से कारण कुछ भी हो सकता है। तो एनपीए इंक्वायरी करके कारण जान सकते हैं, है ना। तो इस केस में जो अकाउंट होगा वो डाउटफुल असेट में आ जाएगा, यानी आईरेक 4 के आगे की बात हो जाएगी। SBLC has been advised to ensure the presence of banking outlet in every village within how many kilometers? प्रदीप जी बोल रहे हैं लॉस होगा, प्लीज क्लेरिफाई इट। नहीं, लॉस असेट तो जब होगा जब हमारे जो सारे के सारे कोशिश है उस असेट को करने के लिए, है ना। जैसे सपोज करिए कोई अकाउंट है, उसका रिन्यूअल नहीं हुआ। अब रिन्यूअल ड्यू होने के कारण अगर 90 डे क्रॉस हो जाता है, और 90 डे क्रॉस होने के बाद वो आईरेक 4 में चला जाता है, और आईरेक 4 में जब गया,
है ना। तो वहां से सिक्योरिटी इरोजन भी हो जाएगी। अगर मान लो आईरेक 4 में जाने के बाद भी 2 महीने अगर उसका रिन्यूअल नहीं हो पाया, तो सिक्योरिटी के लिए कितना महीना हो गया? 3 और 2 5, और 1 महीना और मिला ले तो 6 महीने हो गए। तो मतलब 6 महीने तक सिक्योरिटी की वैल्यू वही नहीं रहेगी, सिक्योरिटी की वैल्यू भी इरोज हो जाएगी, है ना, क्योंकि आपने 6 महीने से सिक्योरिटी को भी अपडेट नहीं किया है। तो ऑटोमेटिकली वो डाउटफुल एसेट में कहानी आ जाएगी। और लॉस एसेट जब होगा, जब एसेट की वैल्यू 10% या उससे कम बचती है, तो उसको लॉस एसेट बोलते हैं, या फिर एसेट बिल्कुल ही जीरो हो जाता है, देन हो जाता है वो लॉस एसेट। जब उसको हम 8 में डालते हैं और अकाउंट को टर्न करते हैं आर ए, एंड देन फॉलोड बाय रिकॉल करके उसको या तो आर ए में डाल देते हैं या फिर आईरेक 8 में डाल देते हैं, तो औका की कंडीशन हो जाती है। ठीक है, जब औका की कंडीशन हो गई मतलब लॉस असेट, अब हमको सिर्फ वहां से रिकवरी रिकवरी करनी है, वो अकाउंट वापस से जिंदा नहीं हो सकता। ठीक है। एक और आपको एक कहानी बताता हूँ। एक रिसेंट का एग्जांपल है अभी, मैं नहीं बताऊंगा किस बैंक का है और कैसा है। उसने मोबाइल शॉप डाली। ठीक है, आप लोग बताइएगा। उसने मोबाइल शॉप डाली, ठीक है, और मोबाइल शॉप डालने के बाद सब कुछ बढ़िया चल रहा है, 10 लाख रुपए की सीसी ली, बिल्कुल पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन जो है उस मोबाइल शॉप के उस सीसी से हो रहे हैं। ठीक है। और 2 महीने बाद जब इंस्पेक्शन की पीरियोडिसिटी आती है, इंस्पेक्शन होता है उस यूनिट का इंस्पेक्शन होने के तुरंत बाद उस यूनिट को आरए कर दिया जाता है। ट्रांजेक्शन भी हो रहा है, सिक्योरिटी भी फुल है। अब क्या कंडीशन रही होगी कि उसको आरए करना पड़ा? तो वहां पर कंडीशन ये थी कि दुकान तो थी मोबाइल की, यूनिट थी मोबाइल की, वहां पर काम होना था, मोबाइल बेचना था, और वहां पे मोबाइल सुधारने का काम हो रहा था। बट उसने क्या किया, बैंक से लोन लिया, बढ़िया दुकानदारी दिखाई, पर उसका जो काम था वो उसका इलीगल लिकर बेचने का काम था। क्या था? जो देशी शराब होती है ना, देशी शराब, इलीगल लिकर, तो वो इलीगल लिकर का काम उस दुकान से कर रहा था। जब इंस्पेक्शन हुआ, इंस्पेक्शन में पता चला कि इसका मोबाइल तो कुछ बिकता बिकता है नहीं, और जितना ट्रांजेक्शन हो रहा है, वो जितना भी हो रहा है वो उस पे स्कैनर पे, और जितना इसके अकाउंट में ट्रांजेक्शन हो रहा है वो इलीगल लिकर बेचने से हो रहा है ना। तो तुरंत उस अकाउंट को रिकॉल कर दिया या आरए कर दिया। तो वहां पर भी इस तरीके की सिचुएशंस आ जाती हैं, तब अकाउंट्स की कंडीशन चेंज हो जाती है। ठीक है। तो एसएल वैसी हैज बीन, हाँ बिल्कुल गजब है लोग, और इसीलिए बैंक को विजिलेंट ऑल टाइम। ठीक है। तो सभी लोगों ने इसका आंसर दिया हुआ है बी 5 किलोमीटर। रविंद्र जी ने कहा है बी को लॉक कर दे प्लीज। तो यस, बी को हम लॉक कर देते हैं कि 5 किलोमीटर एंड हेमलेट्स ऑफ 500 हाउस होल्ड इन हिली एरियाज अंडर देयर ज्यूरिडिक्शन। अगर हिली एरिया है और वहां पे 500 हाउस होल्ड है तो भी 5 किलोमीटर। एजुकेशन लोन अप टू व्हाट अमाउंट इज एलिजिबल फॉर गारंटी कवर अंडर एनसीजीटीसी? कितने तक के लोन? अरे वाह, शानदार, निखिल जी ने प्रश्न सुनते ही आंसर दे दिया, क्या बात है। एजुकेशन कितने अमाउंट तक का एजुकेशन लोन गारंटी कवर रहेगा एनसीजीटीसी में? इट्स अ 7.5 लाख, बिल्कुल सही आंसर है, 7.5 लाख। शानदार, मजा आ गया। क्रेडिट फैसिलिटी टू एग्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट up to what amount can be classified under priority sector lending? 100 करोड़, श्वेता जी द्विवेदी जी ने कहा 100 करोड़, एंड रविंद्र जी, निशांत जी भी 100 करोड़, यस। तो क्रेडिट फैसिलिटी अगर हम एग्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए दे रहे हैं, तो कितने रुपए तक की यूनिट हमारी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आएगी? तो वो है 100 करोड़ रुपए तक की जो यूनिट है, वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आएगी, क्योंकि वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इसीलिए। व्हाट आर द क्राइटेरियाज? जी ओमकार शरण जी, इट्स 100 करोड़। व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ मीडियम एंटरप्राइजेस अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग?
तो अभी ध्यान देना होगा, ये थोड़े से इसमें चेंज हुए थे लास्ट ईयर की प्रायोरिटी सेक्टर में, कौन कौन से माइक्रो रहेंगे, कौन से मीडियम रहेंगे, है ना। तो ये आपको सर ने भी बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि अगर इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक का होगा और टर्नओवर 250 करोड़ तक का होगा, इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ रुपए और टर्नओवर 250 करोड़ रुपए, तो वो क्लासिफिकेशन होगा मीडियम एंटरप्राइजेज में अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब। What is the maximum subsidy limit for upgradation of existing manufacturing unit under PMEGP second loan? कितनी मैक्सिमम सब्सिडी हम उसको दे सकते हैं पीएमईजीपी के सेकंड लोन में? 10 लाख, 15 लाख या फिर 20 लाख इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट? डी, बिल्कुल सही जवाब। 15 लाख नॉर्मल कंडीशन में, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो 20 लाख रुपए, है ना। तो बी और सी दोनों इसके सही जवाब है। तो आंसर जो है वो है बोथ बी एंड सी। व्हाट इज द परसेंटेज रेट, व्हाट इज द प्रेजेंट रेट ऑफ CRR, या कह सकते हैं व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ CRR? 4.5%। शानदार शानदार, बिल्कुल मजा आ गया, 4.5%। RBI contributed how much amount under PIDF scheme out of total amount of 345 करोड़? RBI contributed how much amount under PIDF scheme out of total amount of 345 करोड़? PIDF एक स्कीम है, उसके तहत 345 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसमें आरबीआई ने कितना कंट्रीब्यूट किया है? तो इट्स 250 करोड़। 250 करोड़ रुपीज, पीआईडीएफ स्कीम 250 करोड़। डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर अंडर डीआईजीसीसी हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 1 लाख टू, सबको पता है। डीआईसीजीसी नाम आएगा तो कितना पता है, सबको पता है ना। हाँ जी, 5 लाख रुपए सबको पता है। 5 लाख रुपए, बच्चे बच्चे को पता है कि ये 5 लाख रुपए है। Village industry is an industry located in rural areas producing goods or render services in which per head investment of an artisan or worker does not exceed in plain areas and in hilly areas. तो ये कहना चाह रहा है, जो विलेज इंडस्ट्रीज है ना, जो कि लोकेटेड है रूरल इंडस्ट्रीज में, और वो गुड्स और रेंडर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, तो उसमें कितने तक का इन्वेस्टमेंट कोई वर्कर कर सकता है? तो वो है एक 1 लाख रुपए है प्लेन एरियाज के लिए। बिल्कुल सही जवाब। 1 लाख रुपए है प्लेन एरिया के लिए, और 1.5 लाख रुपए है हिली एरियाज के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई हैज लॉन्च्ड अ स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल एआई इंडस्ट्री इन द ईयर 2005 with the view to promote cluster development. What is the name of the scheme? What is the name of the scheme? Yes, it is स्फूर्ति। रविंद्र जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इट इज स्फूर्ति। इट्स स्फूर्ति। What should be the maximum project cost of the unit under animal husbandry activity for eligible of subsidy under PMEGP? कितने तक का एनिमल हस्बेंड्री का हमको प्रोजेक्ट बनाना चाहिए जिससे कि हमको सब्सिडी मिल जाए? सी 40 लाख रुपए। 10 लाख सर। 40 का 10 है।
नहीं, एनिमल हस्बेंड्री तो होता है पीएमईजीपी में, एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी देते हैं पीएमईजीपी में। पर मैं देखना चाह रहा था आप लोगों का रुझान किस तरफ जा रहा है। तुक्के लगाए, कुछ लोगों ने सही भी लगाए, कुछ लोगों ने गलत भी लगाए, पर सही आंसर पे बहुत कम लोग पहुंच पाए हैं। तो ये 10 लाख भी नहीं है, मैक्सिमम कॉस्ट 10 लाख से ऊपर की होगी, वो है 20 लाख रुपए, है ना। देखो, पीएमईजीपी स्कीम, पहली बात, पीएमईजीपी स्कीम में सब लोगों के लिए सिर्फ यही सोचते हैं, या तो मैन्युफैक्चरिंग में होगा या फिर ट्रेडिंग में होगा। ठीक। बहुत ही कम लोग ये सोच पाएंगे कि नहीं, पीएमईजीपी स्कीम जो है वो एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी दी जाती है। ठीक है, इसीलिए कंफ्यूजिंग करने के लिए फोर्थ ऑप्शन डाला गया है, एनिमल हस्बेंड्री इज नॉट एलिजिबल एक्टिविटी फॉर अवेलिंग सब्सिडी अंडर पीएमईजीपी लोन्स। ठीक है, तो पहला तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री के लिए पीएमईजीपी दिया जाता है। ठीक। और ये तीन सेक्टर मैंने बताए थे, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, तो ये सर्विस सेक्टर में आता है। कौन सा? एनिमल हस्बेंड्री आएगा, सर्विस सेक्टर में आएगा पीएमईजीपी के तहत। ठीक। अगर सब्सिडी चाहिए है तो हमको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा 20 लाख रुपए। कितना मैक्सिमम हो सकता है? 20 लाख रुपए। सब्सिडी शैल बी लिमिटेड टू ₹20 लाख ओनली फॉर द फर्स्ट लोन। ठीक है, क्लियर। 20 लाख रुपए की सब्सिडी रहेगी ओनली फॉर द फर्स्ट लोन। क्लियर। मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट एलिजिबल इज 20 lakhs। ठीक है, मैक्सिमम एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर सब्सिडी इज 20 lakhs ओनली फॉर द फर्स्ट लोन। क्लियर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया had in August 2008 approved the introduction of PMEGP scheme by merging two scheme, namely, अच्छा, आप लोगों के सामने ये तीन स्कीम है, जिसको पता है वो तो एक बार में आंसर लगाएगा, जिसको नहीं पता है वो देख के दिमाग लगा सकता है कि पीएमईजीपी को अगर संधि विच्छेद कर दे तो यहाँ पर संधि विच्छेद दो दिए हुए हैं, उसमें से आप लोग पहचान गए संधि विच्छेद को, है ना। PMRY एंड REGP, PMRY एंड REGP, बिल्कुल। फौजी प्रदीप जी, ये 100% संधि विच्छेद किया है पीएमईजीपी का, है ना। PMRY एंड REGP। PMEGP is a central sector scheme being administered by, PMEGP जो है एक सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। उसको, अगर सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है तो उसको कौन एडमिनिस्ट्रेटिव कर रहा होगा? अगर सेंटर सेक्टर की है, ध्यान दीजिए, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, भाई सेंट्रल सेक्टर, सेंट्रल मतलब सीधे दिल्ली से कंट्रोल हो रही है। दिल्ली में कौन बैठा है? मिनिस्ट्री बैठी हुई है। तो यहाँ कहाँ दिख रही है मिनिस्ट्री? दिख रही कहीं पे? बिल्कुल ए में दिखाई दे रही है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। बिल्कुल सही। व्हाट इज द मैक्सिमम कॉस्ट, what is the maximum cost of project admissible for margin money subsidy in manufacturing and service sector PMEGP loan या first loan? What is the maximum cost of project admissible for margin money subsidy in manufacture and service sector? डी 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 को लॉक कर दिया जाए, बिल्कुल, है ना। मैन्युफैक्चरिंग में 50 लाख एंड सर्विस सेक्टर में 20 lakhs। बिल्कुल सही जवाब। मैन्युफैक्चरिंग में 50 लाख एंड सर्विस सेक्टर में 20 lakhs। व्हाट इज द रेट ऑफ सब्सिडी अंडर पीएमईजीपी न्यू यूनिट फॉर जनरल कैटेगरी बेनिफिशियरी इन अर्बन एंड रूरल एरियाज? कितने तक की सब्सिडी मिलेगी आपको? कितनी सब्सिडी मिलेगी पीएमईजीपी में? अब देखना, अर्बन एंड रूरल, अर्बन और रूरल की बात हो रही है जी। बी को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल लॉक कर दिया हमने बी को। 15% सब्सिडी अर्बन में रहेगी और 25% सब्सिडी रूरल एरियाज में रहेगी। वुमेन्स के लिए कितनी रहेगी? अरे आ गया क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन ही आ गया वुमेन्स का।
What is the rate of subsidy under PMEGP new unit for special category beneficiary, SC ST, या फिर माइनॉरिटी, या फिर वुमेन्स, या फिर एक्स सर्विसमैन, या फिर ट्रांसजेंडर्स, या फिर डिफरेंटली एबल्स, और NER aspirational districts, hills and border areas in urban and rural areas? कितनी होगी, अर्बन में कितनी होगी एंड रूरल एरियाज में कितनी होगी? तो बिल्कुल सही है, 25 और 35 सही जवाब। अर्बन में 25% रहेगी और रूरल्स में 35% रहेगी। व्हाट इज द मैक्सिमम बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड, what is the minimum beneficiary contribution required in case of the second loan for upgradation of existing unit under PMEGP? Minimum beneficiary contribution required in case of second loan for upgradation of existing unit। अगर कोई यूनिट पहले PMEGP स्कीम के तहत लगा दी गई है, पर अब कोई कस्टमर या बरोबर चाह रहा है कि हम उसको अपग्रेड कर दें, है ना, तो अपग्रेड करने में उसको मिनिमम कितने रुपए का और कंट्रीब्यूशन, अगर उसको लगता है कि मैं इसको अपग्रेड कर दूंगा, 10 लाख रुपए और लगा के मैं अपग्रेड करना चाहता हूं, तो फिर हमें उसको मिनिमम कितना कंट्रीब्यूशन लेना होगा? जी बिल्कुल सही, 10%। 10% का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर बरोबर को फिर से देना होगा। फॉर सेटिंग new units, what is the minimum beneficiary contribution stipulated under PMEGP? For setting up new units, what is the minimum beneficiary contribution stipulated under PMEGP? अगर कोई नई यूनिट लगाना चाहता है तो उसको कितने रुपए का मिनिमम कंट्रीब्यूशन देना होगा पीएमईजीपी में? कहना चाहिए कि यहाँ पर कितने रुपए का मार्जिन? ए 10% फॉर जनरल कैटेगरी एंड 5% फॉर स्पेशल कैटेगरी। बिल्कुल सही, इट्स 10% फॉर जनरल कैटेगरी एंड 5% फॉर स्पेशल कैटेगरी। ठीक है, तो आज हमने पीएमईजीपी योजना पढ़ी। उसके पहले मैंने आपको एक मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना पढ़ाया था, और पढ़ाया था मुख्यमंत्री रविदास योजना, एक पढ़ाया था टंटिया मामा, और एक पढ़ाई थी बी आर अम्बेडकर, है ना। तो हम लोग कितनी योजनाएं पढ़ चुके हैं? एक बी आर अम्बेडकर, एक रविदास, एक टंटिया मामा, ठीक है, और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। ठीक है, ये तो मध्य प्रदेश की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट से रन होने वाली पीएमईजीपी और पीएमएमवाई। एक पीएमईजीपी स्कीम है और एक मुद्रा योजना है ना। तो मुद्रा योजना भी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके, पीएमईजीपी भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे, क्लास ही ओवर हो गई। मिला नहीं कुछ पल भर में, एक दौर इसी में बीता है, बादल बहुत समेटे हैं तब दरिया बनना सीखा है। क्या बात है, शानदार। तो विजय सर की जो क्लास थी वो आज मैंने ले ली है, और विजय सर आप कल क्लास लेंगे, कल आप लोगों से मिलेंगे, और आप लोगों को पढ़ने हेलो। में मजा आ रहा है? अब आप अपने कैमरे खोल सकते हैं सभी लोग। हेलो। यू आर फ्री, सभी लोग अपने कैमरे ओपन करने के लिए फ्री हैं। हाँ सुन रहा हूँ यादव जी। जी सर। हाँ सर, एक चीज पूछना था सर। अच्छा लग रहा है सर। हेलो। अच्छा लग रहा है, बढ़िया प्रिपरेशन चल रही है। जी सर। जी, तो ओके, ओम प्रकाश जी गुड नाइट, अंकित सिंह जी गुड नाइट। तो सभी लोगों से गुड नाइट ये मैं सर। कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, उसमें आप लोगों को ये सर बात समझ में आ रही होगी ना कि हम लोग कंटेंट जो है वो बहुत अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, और जो कंटेंट आपको मिल रहा है आप उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, है ना। और भी लोगों से शेयर करिए हमारी क्लासेस के बारे में, ठीक है, सर जिससे हेलो। कि आप लोगों के साथ साथ सभी को इस कंटेंट का लाभ मिले। हाँ जी बताइए यादव जी। सर सेकेंड लोन कितना है सर, थोड़ा बता दीजिए। सर्विस मैन्युफैक्चरिंग में 1 करोड़ क्या? 1 करोड़ 25 लाख। 1 करोड़ 25 लाख। जी, मैन्युफैक्चरिंग में 1 करोड़, सर्विस में 25 लाख। जी जी। और सेकंड लोन। इसमें सब्सिडी कितना होगा? हेलो।
सर सब्सिडी कितना होगा सर? इसमें सब्सिडी का पूछ रहे हैं यादव जी? सेकेंड लोन में सर, हाँ, सेकेंड लोन पीएमजीपी में। 15% है और हिल एरिया में सब्सिडी 20% है। 15% रहेगी ना, सब्सिडी 15% है। बस यही है सर, 15% सर। हाँ 15% है नॉर्मल, और हिल एरिया में और ईस्टर्न इंडिया में 20% है। अच्छा, सर एक और रिक्वेस्ट मार्जिन थी। क्या? हाँ जी सर। सर हो सके तो एक पर डे एक क्लास आप मेंशन कर दीजिएगा रोजाना। अब ये आपकी रिक्वेस्ट आप क्लास सर काफी से, सर। ये रिक्वेस्ट आप सर से कर सकते हैं, है ना? सर हम तो और करेंगे ये रिक्वेस्ट, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सर एक क्लास आप चाहे क्विज की ले लें चाहे एक थ्योरी क्लास ले लें सर, तो काफी हेल्प हो जाएगा हम लोगों के लिए। बिल्कुल आई थिंक बिल्कुल। सभी लोग एग्री होंगे इस बात के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल। थैंक यू निरल उपाध्याय जी। अ, अब ये बात आप लोग ज्यादा अच्छे से बोल सकते हैं विजय सर से, है ना? तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं और भी अच्छे से आप लोगों को थ्योरी क्लासेस डिलीवर कर पाऊँ। तो बाकी अगेन आप लोगों से यही है कि आप लोग अच्छे से रहिए, पढ़िए, और मेरी सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि इस बार आपके जीवन में एक नया सवेरा लेके और ये प्रमोशन एग्जाम आए। ठीक है? ओके, गुड नाइट।